स्वागत है आप लोगों का ओनली यूपीपीसीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। अभी जो हम इकोनॉमी वाले पोर्शन को कवर अप कर रहे हैं वो घटना चक्र की जो बुक है इकोनॉमिक्स की, उससे सब कुछ कवर अप किया जा रहा है। और जो डेटा पुराना हो चुका है उस सब डेटा को यहाँ पर अपडेट करके आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, चैप्टर 1 ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। चैप्टर 2 जिसमें नेशनल इनकम के संदर्भ में हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, उसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है आपका नेशनल इनकम। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आय। बेहद इंपॉर्टेंट ये सेशंस हैं, जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इकोनॉमी में कहीं से भी बीच में से कुछ पिक करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। एग्जैक्टली इसकी जो डेफिनीशन है वो डेफिनीशन क्या कहती है? राष्ट्रीय आय से आशय किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि, सामान्यतः एक वर्ष में, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से होता है। अब यहाँ पर पहली चीज ये आ गई कि जो इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 1 ईयर के अंदर कैलकुलेट करेंगे कि एक साल के अंतर्गत कितनी फाइनल प्रोडक्शन हुआ और जो सर्विसेज हैं उनका मॉनिटरी वैल्यू क्या है। ठीक है, जब यहाँ पर अंतिम वस्तु बोला गया, सो अंतिम वस्तु जैसे सपोज आप ब्रेड की बात करूं, सो ब्रेड फाइनल प्रोडक्ट है, बट ब्रेड के अंदर है क्या? ब्रेड के अंदर आटा मिला होता, वो गेहूं का होगा या फिर वो मैदा होगी। उसको अगर आप बिल्कुल बेस रूट से देखोगे, सबसे पहले तो कृषि हुई, एग्रीकल्चर हुआ, जहां पर गेहूं की उपज हुई, फाइनली उसको फिर आटे में कन्वर्ट कराया गया। उसके बाद आगे प्रोसेस होके वो फाइनल ब्रेड बना। सो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? ब्रेड बना। ठीक है, तो यहां पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो किस में कैलकुलेट किया जाता है? फाइनल प्रोडक्ट में। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा। सिमिलरली सर्विसेज के लिए है। इंडिया में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आय का आकलन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ के द्वारा किया जाता है। सेवरल टाइम्स ये पूछा गया क्वेश्चन है। एनएसओ की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अधीन काम करता है। पहले जब एनएसओ नहीं था उससे पहले सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि सीएसओ, इसके द्वारा ये काम किया जाता था, जिसे बाद में एनएसओ में इंक्लूड कर दिया गया। मतलब सीएसओ जो है उसको मर्ज कर दिया गया किसमें? एनएसओ में। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनएनपी इक्वल टू होता है जीएनपी माइनस घिसावट व्यय। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है देन मुझे लगता है आपको बहुत इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि देखो यहाँ पर बीच में से कुछ भी देखोगे आप तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। रीजन बीइंग कि इकोनॉमी उस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से आप हिस्ट्री ज्योग्राफी कहीं से उठा के आप पढ़ना शुरू कर दो। ज्योग्राफी में भी जब फिजिकल ज्योग्राफी की बात करोगे सो वो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि आपको मतलब पता होना चाहिए सारी चीजें पहले से, मतलब स्टार्टिंग से पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि ये जो एनएनपी है, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर से घिसावट व्यय को जब घटा दिया जाता है तब हमें एनएनपी मिलता है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलता है। इसी का एक और यहाँ पर फॉर्मूला है, एनएनपी इक्वल्स टू जीडीपी माइनस घिसावट व्यय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। या फिर इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि राष्ट्रीय आय जो कि वाई से है, सी आपका उपभोग व्यय है यानी कि कंजम्पशन की बात हो रही है, आई इन्वेस्टमेंट की, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम यानी कि निर्यात और आयात में क्या डिफरेंस है। इससे हमें फाइनली राष्ट्रीय आय के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जब हम इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों की जो आय है उसकी कैलकुलेशन करने का अभी तक कोई एक प्रॉपर वे नहीं है। इसकी वजह से जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करने में अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की गणना की, सो देश की जो राष्ट्रीय आय है उसको उसकी जनसंख्या से विभाजित करके पता चल जाता है कि हर एक व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखें एक और पॉइंट कि विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी तुलना हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद बेहतर मानक माना जाता है। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये जो है बेहतर तरीका होता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं नेशनल इनकम के संदर्भ में, सॉरी उसको तो हमने कवर अप कर लिया था। आगे हम देखते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी जो ऊपर हमने कई जगह ये सारी चीजें देखी हैं उसको यहाँ पर हम बहुत अच्छे से समझते हैं। किसी देश के नागरिकों, चाहे वो वहां के निवासी हों या फिर वहां के निवासी ना हो, दोनों के द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के जो कुल मौद्रिक मूल्य होते हैं उसे उस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर नागरिक की बात हो रही है, चाहे वो निवासी हो या फिर वहां का निवासी ना हो। निवासी क्या होते हैं, नागरिक क्या होते हैं, लास्ट सेशन में हम सब डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। जीएनपी जो है वो किसी देश के नागरिकों द्वारा देश के भीतर या बाहर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। ऊपर जो डेफिनेशन है उसी का मतलब एक्सटेंशन है ये, जिसमें से पूंजी हाश यानी कि डेप्रिसिएशन इसको घटाने पर नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त हो जाता है। सो ये फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है, एनएनपी इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन या फिर मूल्यह्रास, या फिर जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी। उसके अंदर हम विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को जब जोड़ देंगे तब हमें जीएनपी मिल जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या फिर जीएनपी की गणना एग्जैक्टली कैसे होती है, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि जीएनपी की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, ताकि जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसकी दोहरी गणना, डबल काउंटिंग से बचा जा सके। अभी जब हम बात कर रहे थे ब्रेड की, ठीक है, सो ब्रेड की जब आप बात करोगे तो ये अंतिम वस्तु है। ठीक है, जैसे अगर मान लो सबसे पहले भाई गेहूं उगेगा, उसके बाद वो आटा बनाया जाएगा उसका, फिर बेकरी में ब्रेड बनेगी, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट गेहूं नहीं है, आटा नहीं है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ब्रेड होगा। बट अगर हम गेहूं की कॉस्टिंग भी ले लें, हम आटे की कॉस्टिंग भी ले लें और तीनों को मिला दें तो वो कहीं ज्यादा बैठ जाएगा। ठीक है, जो कि इनकरेक्ट है। सो डबलिंग काउंटिंग ना हो इसके लिए जो है फाइनल प्रोडक्ट को लिया जाता है। सो जीएनपी की जो प्रमुख घटक हैं आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उपभोग व्यय यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। तो परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर जो कुल खर्च किया जाता है वो है आपका कंजम्पशन। जैसे कि आपके घर के अंदर भी जो भी खर्चा किया जाता है वो कंजम्पशन के अंदर कंसिडर हो जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पूंजीगत वस्तुओं, अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी और जो दूसरी दीर्घकालिक परिसंपत्तियां हैं उस पे जो इन्वेस्ट किया गया, उस पर जो एक्सपेंस किया गया वो इन्वेस्टमेंट में आएगा, क्योंकि उससे कल को जो है इनकम जनरेट होगी। जैसे आपके घर में एक और फ्लोर बना दिया गया और उसका पर्पस ये था कि भाई हम इसको रेंट पे उठाएंगे, तो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा गया वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनकम जनरेट करने का एक सोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो सरकार द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं, प्रशासन, रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो खर्च किया गया एक्सपेंडिचर होता है, जो व्यय होता है, वो होता है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें जिसके अंदर x माइनस एम जो फिगर अभी हमने बताई थी ऊपर कि कुल निर्यात और कुल आयात के बीच के जो अंतर है जो किसी देश के व्यापार संतुलन को दर्शाता है। जैसे कि अगर आज की डेट में देखो तो इंडिया चाइना से जो इंपोर्ट करता है, चाइना को जो एक्सपोर्ट करता है, उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब अगर हम चाइना को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 100 रुपए का माल कर रहे हैं, लेकिन वहां से जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो 1000 रुपए का कर रहे हैं। इस सेंस में इतना बड़ा गैप है, मतलब 900 का गैप है, 900 रुपए का, एज एन एग्जाम्पल समझो तो। ठीक है, आगे बात करते हैं विदेशों से शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एनआईए। विदेशों में रहने वाले देश के निवासियों द्वारा अर्जित व्यय में से देश के भीतर विदेशियों द्वारा अर्जित आय को घटाने पर यह प्राप्त होता है। इसको हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मतलब विदेशों में रहने वाले जो देश के निवासी हैं, मतलब इंडियंस हैं, वो क्या इनकम जनरेट कर रहे हैं। मान लो जो इंडियंस अब्रॉड रह रहे हैं उन्होंने 100 रुपए कमाया,
ठीक है। और देश के अंदर जो फॉरेनर्स रह रहे हैं उन्होंने 50 रुपए कमाया। अब यहाँ पर जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा, वो पॉजिटिव में आएगा। रीजन बीइंग कि हमारे जो सिटीजन्स बाहर रह रहे हैं उन्होंने ज्यादा पैसा कमाया है, और जो डिफरेंस आया वो किस में आ जाएगा, हमारा प्लस में आ जाएगा। तो ये एनआईए किसके अंदर आएगा, आपका प्लस में, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि इंडियंस कमा रहे हैं सिर्फ 50 रुपए बाहर जाकर और फॉरेनर्स इंडिया में रह के 100 रुपए कमा रहे हैं, तब ये आपका जो एनआईए है वो निगेटिव में आ जाएगा। ये चीज यहाँ पर याद रखनी है। आगे बात करते हैं। सकल राष्ट्रीय आय की गणना में देश में कार्यरत देश के नागरिकों की आय को जोड़ा जाता है, जबकि देश के भीतर कार्यरत विदेशी व्यक्तियों की आय को इसके अंदर से घटा दिया जाता है। मतलब इसके अंदर सिर्फ हम उन लोगों को काउंट करेंगे, विदेशियों को काउंट नहीं करेंगे कि वो कितना यहाँ पर इनकम कर रहे हैं या फिर कितना पैसा कमा रहे हैं। इसके बाद नवीनतम आंकड़े देख लेते हैं जीएनआई के, ठीक है। ये पहला अग्रिम अनुमान है 2025-26 का, उसके अकॉर्डिंग, जो कि 7 जनवरी 2026 को ये डेटा पीआरएस इंडिया का है। इसके द्वारा एनएसओ ने जो जारी किया था पहला अग्रिम अनुमान, उसको देखते हैं। सो स्थिर कीमतों पर भारत की जो सकल राष्ट्रीय आय है जीएनआई, ये 7.3% इंक्रीमेंट के साथ में 198.73 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। जबकि शुद्ध राष्ट्रीय आय एनएनआई की बात करें, नेट नेशनल इनकम की, तो ये 173.27 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। आगे देखें, चालू कीमतों पर जीएनआई और एनएनआई के देखें तो 351.59 लाख करोड़ रुपए और 311.94 लाख करोड़ अनुमानित है। तुलनात्मक रूप से देखें तो 2024-25 के जो अंतरिम अनुमान या फिर प्रोविजनल एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जो स्थिर कीमतों पर जीएनआई था वो 185.23 लाख करोड़ रुपए था, और एनएनआई 161.59 लाख करोड़ रुपए रही। वहीं चालू कीमतों पर जीएनआई 325.90 लाख करोड़ रुपए और एनएनआई 289.10 लाख करोड़ रुपए रही, ठीक है। सो ये जो अनुमानित आंकड़े हैं और ये जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स थे, इन दोनों को आप यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो ये है जिसके अंदर हम देखेंगे जीएनपी, आर्थिक समृद्धि एवं विकास, ये नेक्स्ट सेशन में इसको कवर अप करेंगे। इसके अलावा जीएनपी में श्रम की जो भागीदारी है ये भी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। बाकी यहाँ पर आज के सेशन को एंड करते हैं। अगर आप लोग घटना चक्र का समरी पीडीएफ लेना चाहें तो इसके लिए आप लोग ये जो नंबर दे रखा है 9027281376, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। घटना चक्र की समरी पीडीएफ लेने का फायदा ये होगा, इंडियन हिस्ट्री जो 900 पेजेस की है उसको समराइज करा गया है सिर्फ 200 पेजेस में। सो बहुत कम में आप सब कुछ कवर अप कर सकते हैं, सारे एमसीक्यू, सारे चैप्टर नोट्स, एवरीथिंग। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।